बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जावा 21 के जिस टॉपिक को हम आज चर्चा करने वाले हैं वो है वर्चुअल थ्रेड्स। वर्चुअल थ्रेड्स इंट्रोड्यूस हो गए थे जावा 19 के अंदर। ओके, जावा 19, जावा 20 और जावा 21 के अंदर ये प्रीव्यू मोड के अंदर ये अवेलेबल रहे। जावा 21 के अंदर जावा ने इसको जेडीके का परमानेंट पार्ट बना दिया। ओके, आज की जो वीडियो है इसमें हम ये नहीं देखने वाले कि वर्चुअल थ्रेड्स क्या है और ये सीरीज ऑफ वीडियोस होगी। ओके, इसमें आज हम ये नहीं देखने वाले कि वर्चुअल थ्रेड्स क्या है। जो हम देखने वाले हैं वो ये है कि करंटली थ्रेड्स के अंदर वो कौन सा ऐसा ब्लॉकर है, वो कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो कि एप्लीकेशन को स्केल नहीं होने देता। हम कह रहे हैं कि वर्चुअल थ्रेड्स के थ्रू आप एक ही सर्वर से मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट प्रोसेस कर सकते हैं, राइट। तो ऐसा वो कौन सा बॉटलनेक है जो कि करंट थ्रेड्स के अंदर है जिसको वर्चुअल थ्रेड्स रिजॉल्व करेगा। ओके, मेरे आपको सजेशन है कि इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको इंशाल्लाह कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा कि करंटली हमारी एप्लीकेशन क्यों स्केल नहीं कर पाती, हम लोगों को क्यों आउट ऑफ मेमोरी के इश्यूज आ रहे हैं, हम लोगों की एप्लीकेशंस क्यों क्रैश कर जाती हैं, और थ्रेड्स के अंदर करंटली वो कौन सा बॉटलनेक है जिसको वर्चुअल थ्रेड्स रिजॉल्व करने वाला है। ओके, क्विक थ्रेड का ओवरव्यू लेते हैं। A Java thread is a unit of execution within a Java program that runs independently and concurrently with other threads. Okay, parallel multitasking, पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल कोड। ठीक है, हमारे मल्टीपल प्रोग्राम्स को साइमल्टेनियस, मल्टीपल टास्क को साइमल्टेनियसली रन करने के लिए थ्रेड्स यूज होते हैं। ओके, प्लेटफॉर्म थ्रेड्स इन जावा आर यूज्ड टू रन टास्क इन द बैकग्राउंड। ओके, इट एनेबल्स मल्टीटास्किंग, जैसे हमने अभी बोला है कि हम लोगों के मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली रन होते हैं, तो हमारे मल्टीटास्किंग इससे हम अचीव करते हैं। अलाउइंग मल्टीपल ऑपरेशंस टू एग्जीक्यूट इन पैरेलल। ठीक है, हम लोगों ने अपने कोड को मल्टीपल टास्क में डिवाइड कर दिया। अब उन मल्टीपल टास्क को हम साइमल्टेनियसली रन करें तो ऑब्वियसली हमारा रिस्पॉन्स जो है वो फास्टर आएगा। तो थ्रेड्स अभी करंटली हमारे जो मल्टीटास्किंग का जो टास्क है उसको बड़ी ही आसान तरीके से कंप्लीट कर रहा है। ओके, अब क्वेश्चन, राइट, व्हाई वर्चुअल थ्रेड्स आर नीडेड। अगर थ्रेड्स हमारे पास JDK 1 से ही अवेलेबल है तो वर्चुअल थ्रेड्स की जरूरत क्यों पड़ गई, और व्हाट इज द प्रॉब्लम वर्चुअल थ्रेड्स। अभी करंट थ्रेड के अंदर वो कौन सा प्रॉब्लम है जो कि वर्चुअल थ्रेड रिजॉल्व करेगा। ओके, प्रॉब्लम को समझने से पहले ना हम लोगों को यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो मेजर प्रॉब्लम है जो कि बॉटलनेक बना हुआ है। ठीक है, वो है ब्लॉकिंग थ्रेड सिनेरियोज। ठीक है, हम लोगों का कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम लोगों का थ्रेड कोई रिक्वेस्ट सेंड करता है और उसके बाद वो सेकेंडरी सिस्टम के रिस्पॉन्स का डिपेंडेंट होता है। ठीक है, जब तक रिस्पॉन्स रिटर्न नहीं होता थ्रेड उस वक्त तक आइडल सिचुएशन में रहता है। अगर थ्रेड उस वक्त तक आइडल सिचुएशन में है तो आप ये समझे कि वो सिर्फ आइडल नहीं है, बल्कि वो सिस्टम के रिसोर्सेज, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स मेमोरी को कंज्यूम कर रहा है। एक थ्रेड 1 MB मेमोरी को कंज्यूम करता है। ओके, जो कि स्केलेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, तो वो कौन कौन से सिनेरियोज है। वेटिंग फॉर आयो, थ्रेड सिट आइडल व्हाइल वेटिंग फॉर एग्जांपल आपने डीबी को कॉल भेजी, आपके थ्रेड ने किसी स्टोर प्रोसीजर को कॉल भेजी है। ओके, आपका थ्रेड जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो किसी स्टोर प्रोसीजर को कॉल कर रहा है। स्टोर प्रोसीजर तो ऑरेकल के इंस्टेंस के ऊपर रन कर रहा है। जब तक वो स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा हमारा थ्रेड जो है वो आइडल स्टेट पे रहेगा। अगर वो आइडल स्टेट के अंदर है इसका मतलब है कि वो सिस्टम के रिसोर्सेज को स्टिल कंज्यूम कर रहा है, बट थ्रेड कुछ कर नहीं रहा। ओके, या थ्रेड पर रिक्वेस्ट, वन थ्रेड पर HTTP रिक्वेस्ट ब्लॉक स्केलेबिलिटी अंडर लोड। मतलब आपका एक HTTP रिक्वेस्ट है जिसने एक डाउनस्ट्रीम API को कॉल भेजी हुई है। जब तक डाउनस्ट्रीम API और रिमोट API, ठीक है, मेरी एक सर्विस है जिसने एक रिमोट सर्विस को कॉल भेजी है, जब तक उस रिमोट सर्विस का रिस्पॉन्स वापस नहीं आ जाता मेरा जो करंट थ्रेड है वो आइडल स्टेट के अंदर सिस्टम के रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई करके रखेगा। ठीक है, तीसरा केस कौन सा है, लॉक कंटेंशन। मतलब हमारे पास 2 थ्रेड है, थ्रेड 1, थ्रेड 2। ओके, थ्रेड 2 जो है वो एक सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक को लॉक करके बैठा हो और प्रोसेसिंग कर रहा है।
ठीक है। थ्रेड 1 भी उसी कोड को ऑक्यूपाई करना चाहता है, लेकिन जब तक थ्रेड 2 अपना लॉक रिलीज नहीं कर देगा, थ्रेड 1 उस कोड को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो थ्रेड 1 इस वक्त वेटिंग स्टेट में है, आइडल स्टेट के अंदर है, ब्लॉक सिनेरियो है जिसमें वो सिस्टम के रिसोर्सेज को स्टिल ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है, ठीक है। और थ्रेड डॉट स्लीप हमारे में फोर्थ सिनेरियो है, ठीक है। इन सारे सिनेरियोज के अंदर हम लोग अगर अब थोड़ा सा गेयर करना शुरू करें ना, तो हम लोगों को समझ आएगा कि प्रॉब्लम जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि जब भी हमारा थ्रेड ब्लॉक स्टेट के अंदर जाता है, ठीक है, मतलब उस स्टेट के अंदर जाता है जहां पे वो किसी सेकंड सिस्टम के रिस्पांस का वेट कर रहा होता है, उस वक्त वो सिस्टम के रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई करके बैठा होता है और वो थ्रेड किसी और एक्टिविटी को करने के बजाय आइडल स्टेट के अंदर होता है, ठीक है। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमारी मल्टीटास्किंग तो थ्रेड से अचीव हो रही है, लेकिन उन मल्टीटास्किंग के दौरान एनी थ्रेड जो किसी सेकेंडरी सिस्टम के रिस्पांस का वेट कर रहा है, उस वक्त उस वेट टाइम, वो जो वेट टाइम है, उस वेट टाइम के अंदर हमारा थ्रेड सिस्टम के रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई करके बैठा होता है। ओके, इसको और आगे समझने की कोशिश करते हैं थ्रू वन एग्जांपल। ओके, तो अब ये मेरी एक सर्विस है, ठीक है। अब एक कस्टमर सर्विस क्या कर रही है, इस कस्टमर सर्विस, ये इस पूरी सीक्वेंस डायग्राम को अगर मैं 2 वर्ड में कुछ एक लाइन में बयान करूं तो क्या है, कस्टमर सर्विस डिवाइस और लोकेशन सर्विस को पैरेलली कॉल करती है और इनके रिस्पांस को एग्रीगेट करके रिस्पांस रिटर्न करती है। ओके, तो क्लाइंट ने कस्टमर सर्विस को कॉल की, कस्टमर सर्विस ने पैरेलल थ्रेड्स की मल्टीटास्किंग को अचीव करते हुए डिवाइस माइक्रो सर्विस को भी कॉल कर दिया और लोकेशन माइक्रो सर्विस को भी कॉल कर दिया। डिवाइस माइक्रो सर्विस एक रिमोट सर्विस है, लोकेशन माइक्रो सर्विस एक रिमोट सर्विस है। रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद, जैसे ही रिक्वेस्ट सेंड करता है उसके बाद हमारा थ्रेड जो है वो आइडल स्टेट के अंदर चला जाता है। ओके, इसी तरह लोकेशन माइक्रो सर्विस को सेंड करने के बाद हमारा थ्रेड जो है वो आइडल स्टेट के अंदर चला गया। 1 सेकेंड, फॉर 1 सेकेंड वो आइडल स्टेट के अंदर है। जब डिवाइस माइक्रो सर्विस अपना रिस्पांस रिटर्न कर देगी तब हमारा थ्रेड दोबारा एक्टिव होगा और वो रिस्पांस को प्रोसेस करके हमारे क्लाइंट को रिस्पांस रिटर्न करेगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या हम लोगों ने आइडेंटिफाई की, हमारी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है कि डिवाइस माइक्रो सर्विस के रिस्पांस के दौरान और लोकेशन माइक्रो सर्विस के रिस्पांस प्रोसेसिंग के दौरान हमारा ये जो थ्रेड है ये आइडल स्टेट के अंदर है, ये सिस्टम के रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है। हम नहीं चाहते कि ये सिस्टम के रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई करे। इस टाइम के अंदर या तो वो कोई और काम कर सकता है या ये थ्रेड अपने आप को रिलीज करके वापस थ्रेड के कनेक्शन पूल के अंदर जा सकता है। ओके, अब आगे और अच्छा, अब हम यही जो एग्जांपल हमने देखी ना सीक्वेंस डायग्राम को, अब इसी डायग्राम को हम इसी सिनेरियो को हम फ्लो चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि हमें कंप्लीटली क्लियर हो जाए कि बॉटलनेक कहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको बॉटलनेक समझ आ गई कि बोथ थ्रेड्स आर ब्लॉक्ड अंटिल एपीआई रिस्पांस इज बैक, मींस बोथ द रिस्पांसेस आर इन बोथ द थ्रेड्स आर इन दोनों थ्रेड आइडल स्टेट के अंदर है और सिस्टम के रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। और सिस्टम के रिसोर्सेज में दोनों थ्रेड ने 1 MB इस थ्रेड ने मेमोरी को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है और 1 MB इस थ्रेड ने मेमोरी को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। आइडियल सिचुएशन के अंदर इन दोनों थ्रेड्स को रिलीज कर देना चाहिए इस मेमोरी को अंटिल द रिस्पांस कम बैक, जब तक के रिस्पांस वापस नहीं आ जाता, ठीक है। जब तक के रिस्पांस वापस नहीं आ जाता उस वक्त तक इस थ्रेड का और इस थ्रेड का सिस्टम के रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई करने का कोई रीजन नहीं है, ठीक है। अब इसी सिचुएशन को फ्लो चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखो ना तो ये हमारी बिल्कुल ही सिंपल सी एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है। जितने भी मॉडर्न स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन उनके अंदर एम्बेडेड टॉमकैट है और हमारे पास एक थ्रेड पूल कनेक्शन होता है और जिसके अंदर हम लेट्स सपोज करते हैं कि हमारे पास 200 थ्रेड्स हैं, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़ें तो वो यही जो सीक्वेंस डायग्राम है ना, जिसमें कस्टमर सर्विस है वो डिवाइस और लोकेशन सर्विस को साइमल्टेनियसली कॉल करता है, ठीक है, और रिस्पांस रिटर्न करता है। अब हम देखते हैं कि ग्रीन पाथ सिनेरियो कौन सा है और एप्लीकेशन को चॉक करने वाला सिनेरियो कौन सा है, ठीक है। तो क्लाइंट ने हमारी कस्टमर सर्विस को कॉल की,
कस्टमर सर्विस ने, टॉमकैट ने क्या किया, उसने इस रिक्वेस्ट को एंटरटेन करने के लिए, ठीक है, हमारी R1 है रिक्वेस्ट, T1 है थ्रेड 1, T2 है थ्रेड 2, ओके। तो क्या हुआ कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सेंड की, टॉमकैट ने 2 थ्रेड्स को हमारे थ्रेड पूल में से निकाला, T1 और T2, ओके। इन दोनों को निकालने के बाद उसने एक थ्रेड से डिवाइस सर्विस की कॉल की, दूसरी थ्रेड से उसने लोकेशन सर्विस को कॉल की, ठीक है। डिवाइस सर्विस ने रिस्पॉन्स रिटर्न किया, लोकेशन सर्विस ने रिस्पॉन्स रिटर्न किया, ठीक है। और रिस्पॉन्स रिटर्न होने के बाद रिस्पॉन्स चला गया क्लाइंट के पास और हमारा T1 थ्रेड और T2 थ्रेड दोनों के दोनों थ्रेड पूल के पास वापस चले गए, ठीक है। आइडियल सिनेरियो, सब कुछ परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। क्या हुआ कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट कॉल की कस्टमर सर्विस को, टॉमकैट ने थ्रेड पूल से थ्रेड पूल्स के अंदर से 2 थ्रेड कंज्यूम किए, T1 T2। T1 और T2 ने डिवाइस सर्विस और लोकेशन सर्विस को कॉल किया, ठीक है। डिवाइस सर्विस और लोकेशन सर्विस ने अपने रिस्पॉन्सेज रिटर्न किए, ठीक है। T1 और T2 दोबारा से थ्रेड पूल के अंदर वापस चले गए, ठीक है, और क्लाइंट को रिस्पॉन्स वापस चला गया, ठीक है। आइडियल सिनेरियो। अब हम वर्स्ट केस सिनेरियो के पास आते हैं। अब हमारे क्लाइंट ने दोबारा से रिक्वेस्ट सेंड की, ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ, कस्टमर सर्विस जो है ना वो फॉर सम रीजन हॉल्ट में चली गई है, ठीक है। लोकेशन सर्विस अभी भी काम कर रही है, लेकिन कस्टमर सर्विस किसी वजह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, कोई भी वजह हो सकती है, ठीक है। वहां पे रीड में कोई ऑपरेशन हो रहा है, कोई सर्वर ने कोई प्रॉब्लम देना शुरू कर दिया, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से कस्टमर सर्विस इस वक्त रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। अब कस्टमर सर्विस क्योंकि रिस्पॉन्ड नहीं करी तो ये वेटिंग में आया हुआ है, ठीक है। ये वेटिंग में आया हुआ है, तो अभी देखो ये रेड, ये सारे का सारा मेरे एरिया में रेड किया, क्यों? क्योंकि ये थ्रेड्स ऑक्यूपाइड है। जब तक इसका रिस्पॉन्स वापस नहीं आ रहा ना, ये थ्रेड जो है ना ये रिसोर्सेज को रिलीज नहीं कर रहा, ठीक है। हमारा ये थ्रेड जो है इसने इस थ्रेड को इसको ऑक्यूपाइड करके रखा हुआ है, ये थ्रेड 2 ने इसको रिलीज कर दिया और रिस्पॉन्स वापस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन T1 जो हमारा बॉटलनेक बना हुआ है, ठीक है। अब हम लेट्स सपोज करते हैं इसी वक्त के दौरान ना हमारी धड़ाधड़ रिक्वेस्ट आ गई, ठीक है। 200 रिक्वेस्ट के अंदर ही दोनों के 200 थ्रेड्स यूज हो गए और 200 के 200 थ्रेड जो है वो इस कस्टमर सर्विस के ऊपर आइडल स्टेट के अंदर पड़े हुए, रिलीज ही नहीं हो रहे, ठीक है। तो उससे क्या हुआ है हमारा पूरा, अब इससे क्या होगा, हमारा क्या होगा, अब अगर कोई और क्लाइंट रिक्वेस्ट आती है तो हमारे पास तो थ्रेड ही कोई अवेलेबल नहीं है इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। बात समझ में आ रही है ना आपको? अगर आपके पास ये सिनेरियो होता कि ये थ्रेड इस कस्टमर सर्विस को रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद वो रिसोर्सेज को रिलीज कर देता, वापस थ्रेड पूल के अंदर वापस चला जाता, कस्टमर सर्विस जब रिस्पॉन्स रिटर्न करती ना, उस वक्त या तो यही थ्रेड या कोई दूसरा थ्रेड भी एक्टिवेट हो सकता है और कस्टमर सर्विस के रिस्पॉन्स को प्रोसेस कर सकता है, तो हमारा प्रॉब्लम सारा रिजॉल्व ना हो जाता। तो हम लोगों का किसी भी सूरत में अगर कस्टमर सर्विस लेट्स सपोज इनडेफिनेटली भी अगर रिस्पॉन्स रिटर्न नहीं कर रही ना, उस सूरत हाल के अंदर भी हमारे कोई सिस्टम के रिसोर्सेज तो ब्लॉक नहीं हुए, तो हमारा सिस्टम बिल्कुल परफेक्टली फाइंड चल रहा था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि 200 के 200 थ्रेड वेटिंग स्टेट के अंदर आए हुए। मुझे पता है कि आप लोगों में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ये टाइम आउट हो सकता है, ठीक है। लेकिन लेट्स सपोज आपने टाइम आउट लगाया हुआ है कि ये 5 सेकंड के अंदर, लेट्स सपोज आप कहते हैं कि आप 2 सेकंड्स के अंदर आपने कस्टमर सर्विस को अपना टाइम आउट करना है, तो उस सिचुएशन के अंदर भी 2 सेकंड के लिए कम से कम आपके जो रिसोर्सेज हैं वो ऑक्यूपाई रहेंगे। और ये वाला जो हमारा सिनेरियो है ना, इस सिनेरियो के अंदर हमारी लोड बढ़ गया, क्योंकि लोड बढ़ गया तो हमारी ज्यादा रिक्वेस्ट साइमल्टेनियसली आ गई, तो उस वक्त ये 2 सेकंड का टाइम ही आपके सारे के सारे सिस्टम को चोक करके रख देगा, ठीक है। तो हम लोगों का प्रॉब्लम हमने क्या आइडेंटिफाई किया? प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई ये किया है, इन एनी ब्लॉकिंग स्टेट, जिस वक्त थ्रेड आइडियल सिचुएशन के अंदर जाता है, उस आइडियल स्टेट में जब वो कुछ नहीं कर रहा था, वो सिस्टम के रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई करके बैठा हो, ठीक है, जो कि हमारे स्केलेबिलिटी का मेजर बॉटलनेक है, ठीक है। अगर हमारे पास रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है
तो हाई लोड के टाइम के ऊपर हमारे पास कोई और सोल्यूशन नहीं रह जाएगा सिवाय इसके कि हम मल्टीपल इंस्टेंसेस को स्पिन अप करें और हमारी कॉस्ट इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से हम लोगों के लिए कॉस्ट बियर करना शायद समटाइम मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या आइडेंटिफाई किया, प्रॉब्लम क्या है, वेस्ट ऑफ ब्लॉक थ्रेड स्टिल ऑक्यूपाइज मेमोरी व्हाइल सिटिंग आइडल। यही बात हम पहले मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं कि क्या है प्रॉब्लम, क्या है कि हमारा जो ब्लॉक थ्रेड है वो स्टिल मेमोरी को ऑक्यूपाई करके बैठा होता है, हालांकि वो इस वक्त आइडल स्टेट के अंदर वो कुछ नहीं कर रहा, उसके बावजूद उसने मेमोरी को ऑक्यूपाई करके रखा, उसने सिस्टम के रिसोर्स को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। आइडियल सिचुएशन के अंदर जिस वक्त वो आइडल स्टेट के अंदर है उसको मेमोरी को रिलीज करना चाहिए, उसको थ्रेड को वापस थ्रेड पूल के अंदर वापस भेज देना चाहिए ताकि वो कोई और रिक्वेस्ट को यूटिलाइज करने के लिए काम आ सके। दूसरा, स्केलेबिलिटी बॉटलनेक, ये मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं, ब्लॉकिंग थ्रेड डज नॉट स्केल वेल। ठीक है, ईच रिक्वेस्ट मे रिक्वायर अ डेडिकेटेड थ्रेड एंड द सर्वर्स कैन ओनली हैंडल अ लिमिटेड नंबर ऑफ कंकरेंट थ्रेड्स। ठीक है, हमारे पास टोटल थ्रेड जो सर्वर के पास है 200 थ्रेड्स है, उन 200 थ्रेड्स को सिर्फ 200 थ्रेड्स को हर थ्रेड एक 1 MB मेमोरी यूज करता है। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन के लिए जैसे ही थ्रेड वेटिंग स्टेट के अंदर किया है उसको उस मेमोरी को रिलीज करना है ताकि वो मेमोरी किसी और रिक्वेस्ट को कैटर करने के लिए यूज कर सके। ठीक है, इसका इंपैक्ट क्या होता है, अंदर हाई लोड एप्लीकेशन बिकम्स अनरिस्पॉन्सिव और क्रैश ड्यू टू इनएबिलिटी टू स्पॉन मोर थ्रेड्स। ठीक है, तो ये हमारी इस वीडियो का पहला लेक्चर था। मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही थी कि आपको एटलीस्ट पहले मैं प्रॉब्लम डिटेल में बता दूं कि प्रॉब्लम है क्या, तब आपको वर्चुअल थ्रेड की प्रोसेसिंग और वर्चुअल थ्रेड की इंटरनल जो भी उसकी वर्किंग है वो आपको समझ आएगी और उसको आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।